नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। वक्फ संशोधन अधिनियम के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट आज यह तय करेगा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोई अंतरिम आदेश जारी किया जाए या नहीं। याचिकाओं में कहा गया है कि इस कानून के प्रावधान वक्फ के इस्लाम से जुड़े पारंपरिक और ऐतिहासिक संबंध में दखल देते हैं। साथ ही अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है, जो धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता की गारंटी देता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले की अंतिम सुनवाई करेगी। सीजीआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर होने वाले हैं, इसलिए उनके पास समय कम है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार की ओर से कई वकीलों को सुनना होगा। केंद्र सरकार ने याचिकाओं के जवाब में 1300 पेज का हलफनामा दाखिल किया है। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमसे जुड़े हुए हैं। आज सुनवाई से क्या उम्मीद है? याचिका दाखिल करने वालों को राहत की क्या उम्मीद है? दरअसल वक्त जो अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, इसको लेके जो दाखिल की गई याचिका, इस पर आज जो सीजीआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच है वो इस मामले पर सुनवाई करेगी। क्योंकि पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने एसजी के एश्योरेंस पे ये कह दिया था कि जो अमेंडमेंट में जो चीजें प्रावधान दिए गए हैं, जैसे वक्त बाय यूजर और डिनोटिफिकेशन के, ये चीजें फिलहाल सरकार अभी नहीं करेगी। हालांकि जो इस मामले में जो केंद्र सरकार का जवाब दाखिल किया गया था, इस जवाब के ऊपर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए डीएमके, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अमानतुल्लाह खान और एसीपीसीआर की तरफ से तमाम रिजॉइंडर दाखिल किए गए हैं, जिनमें साफ साफ ये कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जो इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर डाटा दिया है, वो डाटा गुमराह करने वाला है। और इसके अलावा जो डीएमके का भी ये कहना है कि इस मामले में जब जेपीसी की बैठक चल रही थी और जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स थे, उनकी बात थी, उसमें 90%, 95% ऐसे लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे और 5% ही जो लोग थे जो इसके समर्थन में थे। ऐसे में जो जेपीसी के दौरान जो भी सिफारिशें और मीटिंग के दस्तावेज रखे गए थे, वो पार्टीज को नहीं दिए गए। वैसे भी ये जो केंद्र सरकार का जो ये कानून है, ये कुल मिला के लोगों के लिए, खासतौर से अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, उनकी मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और हनन करता है। ऐसे में जो केंद्र सरकार है, उसके इस जो हलफनामे को वो स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार ने जो जानकारियां दी हैं, वो उसमें जो वक्फ की जो संपत्तियां हैं, उसमें वृद्धि की बात कही, वो सरासर गलत है, क्योंकि उसकी डिटेल सब कुछ है। लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार ने इसमें गलत जवाब दाखिल किया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज जब इस मामले की सुनवाई होती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम राहत देती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि ये कानून संसद से पारित किया गया और जो ये कानून है, इस कानून में जो कोर्ट है वो बहुत लिमिटेड हस्तक्षेप हो सकती है, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो पूरी पालन की गई। इसके बाद इस पर अंतरिम तौर पर भी अगर कोई रोक लगाई जाती है तो न्यायोचित नहीं होगा। अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई अंतरिम आदेश पास करता है, क्योंकि सीजीआई संजीव खन्ना को 13 मई को रिटायर भी होना है। इसके बाद इस मामले पर कोई नई बेंच होगी, जिसमें जस्टिस गवई या फिर कोई और बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इसके लिए हमें आज की सुनवाई का इंतजार करना होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमें देने के लिए। और अगली बड़ी खबर, यूपी के ललितपुर में बड़ा हादसा हो गया। बताते चलें कि यूपी के ललितपुर स्थित तालबहेट कोतवाली के अंतर्गत ग्राम बिगारी में सिद्ध बाबा मंदिर के पास मिट्टी खोदते समय मिट्टी गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के बाद सीओ अभय नारायण राय और प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी मौके पर पहुंच गए। बाद में मौके पर जुटे लोगों ने दोनों मृतकों के शव को निकालकर परीक्षण के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। रविवार को रात में ग्राम सभा बिगारी में सुंदरवन सिद्ध बाबा मंदिर टोरिया के समीप एक खनन कारोबारी के लिए गणेशपुरा खांदी निवासी अमर सिंह और नरेश अन्य साथियों के साथ मिट्टी खुदाई का काम कर रहे थे।
तभी अचानक ऊपर से मिट्टी उनके ऊपर गिर गई, जिससे नीचे दब जाने से दोनों लोगों की मौत हो गई। मजदूरों के मिट्टी में दबे होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव भी शुरू किया गया, जिसमें अमर और नरेश के शव बाहर निकाले गए। रात में अंधेरा और घना जंगल होने के कारण पुलिस को शवों की मिट्टी से बाहर निकालने में काफी परेशानी उठानी पड़ी। थाना तालबेहट के ग्राम बिगारी में वन विभाग की जमीन पर खुदाई करते समय 2 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मजरूबों को उपचार हेतु सीएचसी तालबेहट लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके पंचनामा पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अब तक की जानकारी से पाया गया कि यह खनन भरत यादव पुत्र हुकुम सिंह निवासी ग्राम गणेशपुरा थाना तालबेहट के द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए कराया जा रहा था। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की अग्रेतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और इसी के साथ ही हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए विवेक यादव हमसे जुड़े हैं। विवेक, आपसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। जी सपना जी, मैं आपको बता दूं, तालबेहट क्षेत्र के बिगारी के वन जंगलों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन चल रहा था। ऐसा ही मामला कल एक ट्रैक्टर लेके और 2 मजदूरों के साथ अवैध खनन करने के लिए गए थे, जहां पर मिट्टी का टीला धंसने की वजह से 2 मजदूर उसमें दब गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर तालबेहट सीओ अभय नारायण और पुलिस फोर्स पहुंचा। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात करीब 12 बजे तक चला। तब जाके दोनों के शव बाहर निकाले गए और तालबेहट लाए गए, जहां से पोस्टमार्टम के लिए मुख्यालय भेज दिए गए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र, हमें यह जानकारी देने के लिए। बताते चले कि मजदूरों के मिट्टी में दबे होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य भी शुरू किया गया। आपको बता दें कि यूपी के ललितपुर स्थित तालबेहट कोतवाली के अंतर्गत ग्राम बिगारी में सिद्ध बाबा मंदिर के पास मिट्टी खोदते समय मिट्टी गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के बाद सीओ अभय नारायण राय और प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी मौके पर पहुंच गए। बाद में मौके पर जुटे लोगों ने दोनों मृतकों के शव को बाहर निकालकर परीक्षण के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। रविवार को रात में ग्राम सभा बिघारी में सुंदर वन सिद्ध बाबा मंदिर टोरैया के समीप एक खनन कारोबारी के लिए गणेशपुरा खांदी निवासी अमर सिंह और नरेश अन्य साथियों के साथ मिट्टी खुदाई का काम कर रहे थे। तभी अचानक ऊपर से मिट्टी उनके ऊपर गिर गई। बताते चले कि मिट्टी में शव दब चुके हैं। और अगली बड़ी खबर कानपुर से है। कानपुर में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र के घनी आबादी वाले प्रेमनगर इलाके में रविवार रात 9:30 पर 6 मंजिला इमारत के भूतल में जूते बनाने वाले कारखाने में आग लग गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। ऊंची ऊंची लपटें देख अफरा तफरी मच गई। दमकल की 35 गाड़ियां देर रात तक आग बुझाने की कोशिश में जुटी रहीं। इमारत में कई लोगों के फंसे होने की आशंका पर रेस्क्यू अभियान भी शुरू किया गया। रात करीब 3 बजे दमकल कर्मियों ने इमारत में फंसे जूता कारोबारी दानिश और उनकी पत्नी नाजनीन और 3 बेटियां और उनको पढ़ाने आए ट्यूशन शिक्षक के जले हुए शव निकाले गए। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा जताया जा रहा है। प्रेमनगर में दानिश की 6 मंजिला इमारत है। इसमें दानिश और उसके भाई कासिफ का ही परिवार रहता है। भूतल पर दानिश का मिलिट्री के जूते बनाने का कारखाना है। इसके ऊपर गोदाम है। इमारत के अन्य तलों में जूते रखे हुए थे। रविवार को कारखाना बंद था। आग को बढ़ता देख इमारत में रह रहे परिवार के लोग जान बचाकर भाग गए। सूचना पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा दमकल की कई गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे। 200 मीटर के दायरे को सील कर रात तक आग बुझाने के साथ ही राहत बचाव अभियान भी शुरू किया गया। एहतियातन आसपास की इमारतों को खाली भी करवाया गया। सूचना पर एडीएम राजेश सिंह के अलावा 1 दर्जन से ज्यादा थाने का फोर्स मौके पर पहुंच गया।
बताते चले कि कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र के घनी आबादी वाले प्रेमनगर इलाके में रविवार रात 9:30 पर 6 मंजिला इमारत के भूतल में जूता बनाने वाले कारखाने में आग लग गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। ऊंची ऊंची लपटें देकर अफरा तफरी मच गई। दमकल की 35 गाड़ियां देर रात तक आग बुझाने की कोशिश में जुटी रहीं। इमारत में कई लोगों के फंसे होने की आशंका पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। रात करीब 3 बजे दमकल कर्मियों ने इमारत में फंसे जूता कारोबारी दानिश और उसकी पत्नी नाजनीन और 3 बेटियां और उनको पढ़ाने आए ट्यूशन शिक्षक के जले हुए शव निकाले। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा जताया जा रहा है। प्रेमनगर में दानिश की 6 मंजिला इमारत है। इसमें दानिश और उसके भाई कासिफ का ही परिवार रहता है। भूतल पर दानिश का मिलिट्री के जूते बनाने का कारखाना है। इसके ऊपर गोदाम है। इमारत के अन्य तलों में जूते रखे हुए थे। रविवार को कारखाना बंद था। आग को बढ़ता देखे इमारत में रह रहे परिवार के लोग जान बचाकर निकले। सूचना पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा दमकल की कई गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे। 200 मीटर के दायरे को सील कर देर रात तक आग बुझाने के साथ ही राहत बचाव अभियान शुरू किया गया। एहतियातन आसपास की इमारतों को खाली भी करवाया गया। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता शिवा शर्मा हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे ये आग कैसे लगी और क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच पाई थी। देखिए, ये तो बिल्कुल कहना गलत होगा कि फायर टेंडर की गाड़ियां समय से नहीं पहुंच पाई, क्योंकि जिस जगह पर आग लगी वो काफी तंग गलियां थी। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब समय पर पहुंची तब आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद शिवा हमें यह जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। स्वास्थ्य विभाग पर हावी हो गए हैं माफिया। बता दें कि संभल में अवैध संचालित क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड सेंटर, पैथोलॉजी लैब और झोला छाप डॉक्टर को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कुछ दिनों पूर्व कार्रवाई के लिए अभियान चलाया था। लगता है कि माफियाओं के दबाव में विभाग ने अवैध क्लिनिक, अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर और अवैध संचालित पैथोलॉजी लैबों पर कार्रवाई बंद कर दी है। सीएमओ की इच्छा सभी पर कार्रवाई करने की नहीं है। शिकायत करने के बाद भी सीएमओ और क्वेक्स अधिकारी मनोज चौधरी ने कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझी। झोला छाप डॉक्टर ने जानकारी दी कि मुझसे 2 साल में 1 लाख रुपया क्लिनिक संचालित करवाने का लिया है। तरुण पाठक सीएमओ से जानकारी ली तो बताया गया कि पूर्व में दोनों पर कार्रवाई की गई थी, वही कार्रवाई की गई है। हम देखें तो हमारे पूरे जिले के अंदर लगभग 600 पंचायतें होगा। तो अगर आप तलाश करेंगे तो एक आध हर गांव के अंदर 2-3 झोला छाप मिलेगा। और लगभग ये भी संख्या जो 1000 से 1500 तक, करीब 1500-1200 बैठती है। मेन बात यह है कि जितना भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सब चरमराई हुई है। तो मेन अगर हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारे अधिकारी अगर इसको ठान लें कि नहीं कि झोला, और उसके साथ साथ हम स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाएं, तब इस पर अंकुश लग सकता है और इसको पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। आवश्यकता जब तक रहेगी, जब तक चीजें चलती रहेंगी। पीछे तो कार्रवाई मिली, लेकिन अवैध रूप से जो क्लिनिक है वो चल रहे हैं अभी भी, और अल्ट्रासाउंड सेंटर भी चल रहे हैं जिसमें जो है अवैध रूप से जांच वाँच करते हैं। पैथोलॉजी लैब है, उनका कोई रजिस्ट्रेशन या कोई उन्हें जो सरकार का मानक है उसके अनुरूप नहीं करते हैं। अवैध रूप नहीं, एक गांव में कई क्लिनिक है भाई। 600 पंचायत हैं तो 600 एक आध हजार क्लिनिक जो है अवैध रूप से संचालित हैं। बिहार के पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज हो चुका है। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभारंभ की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मशाल प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश के माध्यम से बिहार के खेल विकास एवं युवाओं के जोश की सराहना की। आयोजन समिति द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने अपनी गायन की प्रस्तुति और प्रसिद्ध अभिनेता श्री पंकज त्रिपाठी ने बिहार के गौरवशाली अतीत का वर्णन संगीत के जुगलबंदी के माध्यम से प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोहा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है। इस वर्ष
खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया जा रहा है। इसके शुभारंभ की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो संदेश के माध्यम से की जा रही है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में पधारे केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी का भी अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इन खेलों में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से आए खिलाड़ियों का भी स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। बताते चलें कि प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश के माध्यम से बिहार के खेल विकास एवं युवाओं के जोश की सराहना की। आयोजन समिति द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने अपनी गायन की प्रस्तुति और प्रसिद्ध अभिनेता श्री पंकज त्रिपाठी ने बिहार के गौरवशाली अतीत का वर्णन संगीत के जुगलबंदी के माध्यम से प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोहा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, यह बहुत ही खुशी की बात है। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया जा रहा है और इसके शुभारंभ की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो संदेश के माध्यम से की जा रही है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में पधारे केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी का भी अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इन खेलों में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से आए खिलाड़ियों का भी स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। और अगली बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी पर तनाव बरकरार है। पाकिस्तान ने लगातार 11वें दिन संघर्ष विराम तोड़ा है। जवाब में गरज उठी भारतीय सेना की बंदूकें। बताते चलें कि भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी पर तनाव बरकरार है। पाकिस्तान ने लगातार 11वें दिन तोड़ा संघर्ष विराम। जवाब में गरज उठी भारतीय सेना की बंदूकें। भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी पर तनाव बरकरार है। पाकिस्तान ने लगातार 11वें दिन संघर्ष विराम तोड़ा है। जवाब में भारतीय सेना की बंदूकें गरज उठी हैं। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से। भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी पर लगातार तनाव बना हुआ है। इसी के साथ ही शेख दाऊद संवाददाता हमसे जुड़े हुए हैं। क्या हालात हैं एलओसी पर अभी? बिल्कुल सपना, आपको बताते चलो कि आज 11वां रोज भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। आज एक बार फिर उन्होंने रात भर हिंदुस्तान की चौकियों को निशाना बनाया है और उसके बावजूद भी हिंदुस्तान की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है, जब यहाँ पे पहलगाम अटैक हुआ है और इस वक्त बॉर्डरों पे जबरदस्त तनाव बढ़ा है बिल्कुल। और पाकिस्तान लगातार रात भर, चाहे हम कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, बारामूला के उड़ी की बात करें और जम्मू के नौशहरा और पूंछ में के बॉर्डरों पे हमेशा लगातार पाकिस्तान इस तरह की जो कार्रवाई है वो करता है और उसके बावजूद हिंदुस्तान भी उनको जवाब कार्रवाई दे रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमें देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।